नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दिसंबर 2021 से अभी तक पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कई बार मौत का तांडव मच चुका है। जब जब जंग हुई, तालिबान ने पाकिस्तान को ये कहा जाए छठी का दूध याद दिला दिया, लेकिन इस बार आवाज आतंकी मुल्क पाकिस्तान के अंदर से उठ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान सीधे सीधे शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रखे हैं। मौलाना ने साफ कहा कि इस बिगड़ते हालात की जिम्मेदार खुद पाकिस्तान की गलत नीतियां हैं। मौलाना के सीधे वार ने यह साफ कर दिया कि मुनीर और शहबाज की सरकार के दिन अब गिनती के बचे हैं। आखिर कैसे दुनिया भर में आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान खुद अब एक्सपोज होता हुआ, घिरता, अब पूरी दुनिया के सामने अपनी तस्वीर को पेश करता हुआ नजर आता है। और ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही एक मशहूर और काफी माने जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बात सामने आई है। करेंगे चर्चा। पाकिस्तान और तालिबान वो दो नाम जो कभी एक दूसरे के कभी हमदर्द हुआ करते थे, आज जानी दुश्मन बन चुके हैं और हर 1-2 महीने के अंदर दोनों देशों के बीच में जंग भी छिड़ जाती है। समझिए, अब दिसंबर 2021 से लेकर अभी तक करीब 132 साल पुराने डुरून लाइन विवाद ने सीमा पर मौत का ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जब जब ये दोनों आमने सामने आए हैं, तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को छठी का दूध याद दिला दिया, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। इस बार वार बाहर से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर से हुआ। आवाज उठी उसी मुल्क के घर से जिसे दुनिया आतंकवाद का गढ़ कहती है। दरअसल जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे सीधे अपनी ही पाकिस्तान की सरकार पर एक बड़ा बम फोड़ दिया है। मौलाना ने साफ साफ कहा है कि तालिबान के साथ बिगड़ते हुए इन बदतर हालातों के लिए कोई और जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात हैं अफगानिस्तान को लेकर भी, वो पाकिस्तान की नीतियों की वजह से है। सुनिए क्या कहना है उनका। हमें तलाश थी इस बात की कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत वजूद में आए कि जो प्रो पाकिस्तान है। अब अगर हम शिकायत करते हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी से, फिर हम तालिबान को, वहाँ के अफगान तालिबान को अपना प्रो पाकिस्तानी समझते हैं, फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं। फिर जब उनकी हुकूमत आती है तो हम उनको तस्लीम भी करते हैं और बतौर सफ़ीर भी उनको जगह देते हैं। और फिर जब 9/11 होता है तो हम अमेरिका के इत्तेहादी बनकर उस पर हमलावर भी होते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे भी देते हैं, फ़ज़ाएँ भी देते हैं, वहाँ बम्बारमेंट भी होती है, और दूसरी तरफ हम गिलाफ के नीचे पाकिस्तान में उनको जगह भी देते हैं। 20 साल जंग हुई। अब ज़ाहिर है 20 साल जंग के बाद जब वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए और वहाँ की हुकूमत पर उन्होंने गिरफ्त हासिल की, तो बहुत से मसाइल उनके और हमारे बीच में थे, मुश्किलात भी थी। मौलाना फजलुर रहमान को आपने सुना। देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी सीधे सीधे सवालों के कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। उनके बयान के कई मायने माने जा रखे हैं। उनका बयान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या बड़ी बातें हैं, समझिए। दरअसल मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की अफगान नीति को सीधे सीधे नाकाम बता दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की नीतियां हैं मौजूदा हुक्मरानों की, सेना की, वो अफगान नीति को ही एक तरह से सीधे कटघरे में खड़ा करे। इस्लामाबाद की अफगानिस्तान में जो दखल अंदाजी शुरू से रही है, अभी जो दखल अंदाजी है वो एक तरह से अविश्वास को बढ़ाती है। पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का समर्थन किया था, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं मौलाना। वो कह रहे कभी तालिबान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद भी बाकायदा की गई थी। पाक सरकार के कारण अफगानिस्तान में हमारे दोस्त भी अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थक आज एंटी पाकिस्तान बन चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अब
अक्षम हो चुकी है नीतियां बनाने में। और पाकिस्तान की जो रीढ़ विहीन विदेश नीति है, वो सैन्य रणनीतियों ने देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसका पाला एक ऐसे तालिबान से पड़ा जो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही पाकिस्तान अपनी जिद छोड़ रहा है। अंदरूनी सियासत का ये सबसे बड़ा विस्फोट है। जब घर का ही सबसे बड़ा मौलाना हुक्मरानों को आतंकी नीतियों का आईना दिखाने लगे तो आप ये समझ जाइए कि तख्ता पलट दूर नहीं है। मौलाना के इस तीखे वार ने यह साफ संकेत दे दिए कि जनरल मुनीर की बंदूक और शहबाज शरीफ की कुर्सी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं रहने वाली। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कई सालों पुराना डुरून लाइन का विवाद है, 132 साल पुराना है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच का जो ये विवाद है, जो तलवारें खींची, आखिर वो क्यों खींची? डुरून लाइन विवाद क्या है, पूरा मैटर क्या है, वो आपको समझाते हैं। अगर डुरून लाइन के बारे में बात की जाए तो डुरून लाइन का समझौता दरअसल 1893 में एक तरह से हुआ ब्रिटिशर्स के माध्यम से। ब्रिटिश में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक तरह से डुरून लाइन तय हुई थी, यानी कि मान कीजिए जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये 1893 की बात है। इसके बाद में अगर डुरून लाइन की बात की जाए तो डुरून लाइन ने अफगानिस्तान पर पख्तून समुदाय को देशों में एक तरह से बांट दिया था। ये डुरून लाइन का हिस्सा है। दूसरी तरफ अब ये भी दावा किया जाता है कि जो डुरून लाइन है उसकी लंबाई करीब 2430 किलोमीटर की है और वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये उसका हिस्सा है। ये जो लाइन है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, इनके जो कबायली इलाके हैं उनसे गुजरती है। और तालिबान हालांकि इसे स्वीकार ही नहीं करता। तालिबान इस डुरून लाइन के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। ये जो डुरून लाइन को आप देख रहे हैं, काली रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान का पेशावर इलाका तो अफगानिस्तान का काबुल, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन आप समझिए जिस तरह के अभी हालात हैं, जनता का गुस्सा और तालिबान का खौफ, ये दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि मुनीर और शहबाज के दिन अब सिर्फ 4 दिन ही एक तरह से बचे हैं। अब बड़े सवाल, क्या शहबाज सरकार की गलत नीतियों की वजह से तालिबान से दुश्मनी बढ़ गई? क्या मौलाना फजलुर रहमान का बयान पाक में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या मुनीर सेना की कार्रवाई के कारण तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी जी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही सीनियर लीडर इरशाद अहमद मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि PMLN के नेता हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सोढी जी आपसे एक बार समझना चाह रही हूँ, फजलुर रहमान की तरफ से जो बयान आया वो तो है, लेकिन विवाद आखिर कहाँ से रहा? और अगर कनेक्शन की या रिश्तों की बात करें तो मुझे जरा ये बताइएगा कि इतिहास के पन्नों में ये रिश्ते किस तरह के रखे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के? जय हिंद नैना जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान के जहन में एक डर बैठ गया कि भारत अब अगला वार पाकिस्तान पे कर सकता है। और क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है, पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है और इसका पूरा फायदा भारत उठा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कट्टरवादी इस्लामिक जिहादियों को पूरी तरह पनाह देनी शुरू की, पूरी तरह समर्थन देना शुरू किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1978 में जो अफगानिस्तान के राजा थे किंग दाऊद खान, जिनके भारत के साथ बहुत गहरे संबंध थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। और उसके बाद वहां पे कम्युनिस्ट का शासन लेके आए और फिर रूस ने वहां पे जब सोवियत संघ था उन्होंने इन्वेजन किया, जो कि युद्ध 1989 तक चला। और 1978 के बाद जिस तरह से अफगानिस्तान में कट्टरवादी इस्लामिक जिहादियों को पाकिस्तान ने समर्थन देना शुरू किया, वो बाद में तालिबान के नाम से जाना गया और आज अफगानिस्तान पूरा कट्टरवादियों के हाथ में है। ये पाकिस्तान का डर था भारत के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान में ये कहर मचाया। और जो ये मौलाना ने स्टेटमेंट दी है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। ये पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां हैं कि उन्होंने एक अच्छा देश जो अफगानिस्तान था उसको उन्होंने पूरी तरह अपने इंटरेस्ट के लिए बर्बाद कर दिया।
ठीक है सर, देखिए यही जो कहा जाए कि जो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा, शायद उसी का ही नतीजा है। वेल, पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं वो दोबारा कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको जल्दी से मिलवाऊंगी। लेकिन साहिर जी, आप मुझे ज़रा इस बात को समझाइएगा। फजलुर रहमान ने खास तौर से अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर ये जिक्र किया, और ये पहली मर्तबा नहीं है जब फजलुर रहमान का इस तरह से कोई बयान सामने आया हो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। वो पहले भी उनकी नीतियों पर बड़े सवाल एक तरह से खड़े करते रहे हैं। सर, जो अभी मौजूदा हालात है अंदरूनी तौर पर बॉर्डर एरियाज पर, या ना सिर्फ बॉर्डर एरिया बल्कि जो भारत के साथ में भी जो तनाव है, कहीं ना कहीं उसका ही एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है, क्या ये कहना चाह रहे हैं? नाना जी नमस्कार। फजलुर रहमान जो है वो उनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये देवबंदी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि एक कट्टर शरिया लागू करने का समर्थक है। इनके जो स्ट्रेंथ है और फिनांसिंग है जो विभिन्न चैनलों से होती है, कुछ फॉरेन फंडिंग भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री में भी एक गुट के रिप्रेजेंटेटिव होकर के पाकिस्तान की तरफ से ये गए थे। उसके बाद से उन्होंने अपनी काफी चैनल्स वहां से डेवलप कर लिए। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा उनका सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ पावर है वो मदरसाज हैं, देवबंदी मदरसा जो वहाँ पाकिस्तान में चलते हैं। ये डीजल रहमान के नाम से बड़े फेमस हैं और ये भीड़ बहुत इकट्ठा करते हैं, क्योंकि खरी खरी सुनाते हैं जो कि आम जनता को बात लग जाती है अच्छी तरह से दिल में। इसलिए इनके जो जितने भी मीटिंग्स होते हैं उसमें भीड़ अच्छी खासी जुटती है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वहाँ के असेंबली में या वहाँ के सीनेट में, वो उतना ज्यादा नहीं है। देखिए, नेशनल असेंबली में 336 सीट में से इनके पास सिर्फ 10 सीट है। इनके पास सीनेट में कुल 96 सीट है, जिसमें से सिर्फ 7 है। इनका जो मेन पावर, जो पॉलिटिकल पावर इन्होंने शुरू में गेन किया था वो खैबर पख्तूनख्वा से। ये जो JUIF का जो मेन सोर्स ऑफ पावर है वो वहां से शुरू हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा से, बाद में कुछ बलूचिस्तान में बढ़ा। और इन्हीं के सेमिनरी से ट्रेंड और देवबंदी मदरसे से ट्रेंड, इन्हीं के अंडर में वो ट्रेंड तालिबान के कई रिलीजियस लीडर्स हैं, खास करके TTP के। इसीलिए इनके संबंध TTP से बहुत अच्छे हैं और ये बौखलाए हुए हैं कि TTP से पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिएगा तो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस जो है ISKP, उनके साथ इनके ताल्लुकात बहुत ही खराब हैं। उनके बॉम्बिंग के ये शिकार काफी हुए हैं। तो ये मौलाना फजरुल साहब जो है ये कट्टरपंथी शरिया लागू करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और इनको इस बात से खासी नाराजगी है कि वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों इस्लाम को ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, क्यों सारे इस्लामिक देश एक साथ नहीं आते। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बहुत ही घोर विरोधी रहे हैं। तो एक ये कट्टर इस्लाम का एक चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए, लेकिन इनकी बदनामी क्या हुई है, ये ज्यादा इनको ज्यादा तरजीह दी गई। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया था वहां पे करीब 2020 के सदी में, जिसको इन्होंने लीड किया, और इनकी मुख्य भूमिका थी इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाने में और उनको जेल भिजवाने में। तो ये कुछ सेक्टर्स में काफी पॉपुलर हैं, कुछ सेक्टर्स में कुछ कारणों से काफी अनपॉपुलर भी हैं। तो कंट्रोवर्शियल फिगर है वहां पे। लेकिन भीड़ अच्छी जुटाते हैं, जनता की बात करते हैं। वो इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान की नीतियों के कारण आज पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा हो गई है और पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां की उसको वो खुल करके बोलते हैं, जिसके कारण उनको समर्थन मिल रहा है। जी नाना जी। ठीक है सर। अच्छा, मैं इरशाद जी से बात जानना चाह रही थी। इरशाद जी, फजलुर रहमान का ये बयान, ठीक है, आप उनको किस रूप में देखते हैं, किस रूप में नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक बड़े तबके को से वो कनेक्ट करते हैं, और जब भी अगर वो कहते हैं कि उनकी बात का प्रभाव होता है, उनकी एक बात तो ज़रूर बड़ी काम की है। उन्होंने कहा कि एक अनार या तरबूज भी फिलहाल आ नहीं पा रहा देश में, जिस तरह से अभी हालात हैं चारों तरफ, लेकिन दहशतगर्द आसानी से घुस जाते हैं। ये कमजोर नीतियों का ही एक तरह से वो उसका हवाला दे रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी इस बयानों को लेकर? इरशाद अहमद जी। इरशाद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है इरशाद अहमद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, यही सवाल मैं सज्जाद बुखारी से कर लेती हूँ। सज्जाद, मौलाना जी के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नैना। प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है कि विजुअल्स चला लें बेशक, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो विजुअल्स से जो है वो थोड़ा सा
नहीं, आपको आप आ पता रहे है वो जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। आई जी जी हाँ, आई कांटेक्ट जो है वो जरूरी होता है ताकि चीजों की समझ भी आ रही होती है। बहुत शुक्रिया आपका, आदाब अर्ज़ है जी। अभी जो है थोड़ी देर पहले साहिर साहब ने जो है वो आपको काफी तफसीलन जो है वो बताया वो किस मकातब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।